हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तरंगाग्र के बारे में चर्चा की थी और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की चर्चा की थी। अब हमें उससे आगे चर्चा करनी है। तो उससे पहले कुछ प्रश्न किसी बच्चे के द्वारा पूछे गए थे। उन प्रश्नों के प्रत्युत्तर का मैं समाधान करता हूँ। देखिए क्या प्रश्न थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो था दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। इसके बारे में देखिए, परावर्ती दूरदर्शी, इसके बारे में कुछ प्रश्न थे, तो इनके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए परावर्ती दूरदर्शी देखिए क्या होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो परावर्ती दूरदर्शी के बारे में देखिए अब क्या होता है परावर्ती दूरदर्शी। देखिए तो परावर्ती दूरदर्शी क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। आपने क्या बोला था कि इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है और इस लंबी बेलनाकार नली में अधिक द्वारक का एक बड़ा अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? अधिक द्वारक का एक बड़ा अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसे आप अभिदृश्यक दर्पण कहते हो, ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। और प्राथमिक दर्पण होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक बेलनाकार नली है किसी धातु की बनी हुई। ये बेलनाकार नली हो गई किसी धातु की बनी हुई और इसमें अधिक द्वारक का ये एक आपने अवतल दर्पण लगा दिया, ठीक है। इसमें अधिक द्वारक का ये एक अवतल दर्पण हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके आगे अगर अपन देखें तो ये हमारे पास में अवतल दर्पण, ठीक है ना, जिसे आप अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। और ये जो अभिदृश्यक दर्पण है ये प्राथमिक दर्पण होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? प्राथमिक दर्पण होता है, ठीक है। इसके सामने ये एक द्वितीयक दर्पण और लगा हुआ होता है, ठीक है। ये द्वितीयक दर्पण, इस द्वितीयक दर्पण का ही प्रश्न था तो उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए प्रश्न ये था कि मैंने द्वितीयक दर्पण जो ये उत्तल दर्पण के रूप में प्रयुक्त कर रखा है और आपकी पुस्तक में इस द्वितीयक दर्पण को समतल दर्पण के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में लिया गया है। तो देखो ये जो द्वितीयक दर्पण है ना, सेकेंडरी मिरर जो है, ये उत्तल दर्पण के रूप में भी ले सकते हो आप और समतल भी ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों से ही आपको किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इन दोनों से ही किसी वस्तु का हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वो जो सीधा प्रतिबिंब है इस उत्तल दर्पण से आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा ताकि आपको वस्तु थोड़ी स्पष्ट दिखाई दे, पूरी दिखाई दे। जबकि समतल दर्पण से ये जो है ये हमें बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, थोड़ा वस्तु के आकार का दिखाई देगा, इसलिए हमें पूरी वस्तु एक साथ नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ से प्रश्न ये था कि द्वितीयक दर्पण के रूप में हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण को ले रखा है, जबकि प्रश्न था कि आपको पुस्तक में इस उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण लिया गया था। हालांकि दोनों ही सही है, आप ये द्वितीयक दर्पण जो है समतल भी ले सकते हो और उत्तल भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप समतल दर्पण लेते हो तो समतल दर्पण को आपको 45 डिग्री पे झुका हुआ लेना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात को? उस समतल दर्पण को हमें 45 डिग्री पर झुका हुआ लेना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात को? समझ गए ना। तो हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण ले रखा है ताकि उत्तल दर्पण से किसी भी स्थिति में अगर इसे लगाया जाए तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें समस्या थी। अब इसमें देखिए इसके किरण चित्र के बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे एक और छोटी बेलनाकार नली है और इस बेलनाकार नली में यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये नेत्रिका, क्या हमारे पास में ये नेत्रिका, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं, देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है, इस प्रकार से इस अभिदृश्यक दर्पण पे आपतित हो रही है और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण है ये, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा और इससे परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरण है फोकस की तरफ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही आपने दर्पण रख दिया। यहाँ से इसका फिर से परावर्तन हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से इससे फिर से इसका परावर्तन हो गया, तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होके यहाँ पे फोकसित हो जाएगी और यहाँ पे हमें नेत्र के जरिए दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? आप इसका हम क्या बोलते हैं? नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास में परावर्ती दूरदर्शी और इसको इसके नाम के आधार पर, इसका जो खोज करता था ना उसका नाम था कैसेग्रेन। इसके खोजकर्ता का नाम था कैसेग्रेन, तो इसे कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कहते हैं। उनके नाम के आधार पर इसे कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये था परावर्ती दूरदर्शी। अब एक आपने उसका कोणीय आवर्धन का मान देखा था, स्मॉल m से जिसको आपने दर्शाया था। तो कोणीय आवर्धन का जो मान था इसमें वो उतना ही होता है जितना कि किसी परावर्तित अपवर्ती दूरदर्शी के लिए होता है, ठीक है ना।
अपवर्ती दूरदर्शी का जो सिद्धांत था सेम टू सेम वैसा ही सिद्धांत इसमें है। अपवर्ती दूरदर्शी में आपने जो कोणीय आवर्धन का मान प्राप्त किया था वही कोणीय आवर्धन इसके लिए भी होता है। बस खाली अंतर ये है कि इसमें दर्पण का प्रयोग करते हैं और उसमें हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें अपवर्तन होता है, इसमें परावर्तन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में से कौन सा श्रेष्ठ है, यानी कैसे ग्रेन दूरदर्शी में और अपवर्ती दूरदर्शी में कौन सा दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है, क्यों? तो देखिए पहली बात तो ये परावर्ती दूरदर्शी ये श्रेष्ठ होता है। अब ये क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि देखिए परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है और दर्पणों में वर्ण विपथन दोष नहीं पाया जाता। इसका मतलब आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है। दूसरा, इसके अंदर बड़े अभिदृश्यक दर्पणों का आपने प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ये जो बड़े अभिदृश्यक दर्पण हैं इनमें गोलीय विपथन दोष जो होता है ये भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। परवलयिक दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसमें गोलीय विपथन दोष भी नहीं होता, ठीक है ना। इस कारण से आप ये बोल सकते हो कि ये श्रेष्ठ होता है। दूसरा, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अधिक चमकीला होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि परावर्ती दूरदर्शी जो है वो अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ है। एक प्रश्न और भी था कि जो परावर्ती दूरदर्शी है इसके लिए आपने बोला कि इसमें गोलीय विपथन दोष नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता है गोलीय विपथन दोष? देखो आपने इसमें जो दर्पण दिए हैं बहुत बड़े आकार के लिए हैं और बहुत बड़े आकार के जो दर्पण है परवलयिक दर्पण आपने प्रयुक्त किए हैं, ठीक है ना। परवलयिक दर्पण जो है जैसे ये हमारे पास में एक परवलय है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। इसके आप इस छोटे से भाग को जब देखोगे तो आपको समतल प्रतीत होगा, जबकि गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उनमें हर बिंदु पे दर्पण वक्रित प्रतीत होता है। अगर छोटा दर्पण होता तो गोल दिखता आपको, उसमें हर बिंदु पे वो जो दर्पण होता है वो वक्रित प्रतीत होता, इसलिए उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब था उसमें भी कुछ ना कुछ वक्रता आ जाती है, उसको गोलीय विपथन दोष कहते हैं, ठीक है ना। वो इस दर्पण में नहीं पाया जाता है। अभी आपने यहाँ पे जो परवलयिक दर्पण लिए उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। छोटे गोल दर्पणों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसमें गोलीय विपथन दोष नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा जैसे कई बार होता भी है, आपने गोलीय विपथन दोष जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे दर्पण होते हैं जिसके सामने अगर आप खड़े हो तो आपकी छोटा प्रतिबिंब बनता है आपका, ठीक है ना। आपका मोटा प्रतिबिंब बनने लग जाता है। आप किसी एक निश्चित दिशा में आप अधिक फूले हुए रहोगे, दूसरी दिशा में आप वैसे ही वैसे रहोगे, मतलब प्रतिबिंब जो है वो अजीब बनने लग जाते हैं, अलग बनने लग जाते हैं। उस दोष को हम लोग गोलीय विपथन दोष कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो गोलीय विपथन दोष आपने देख लिया क्या होता है। अब आगे की हम कुछ चर्चाएं करते हैं। देखिए हमारी चर्चा का विषय था, हमारे लिए जो चर्चा का विषय था वो क्या था? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की कुछ बिंदुओं पे कल चर्चा की थी। अब हमें आज उससे आगे के बिंदुओं पे चर्चा करनी है कि वास्तव में हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो हमें क्या बोलता है और क्या हमें बिंदु इसमें प्राप्त हो सकते हैं। देखो हम दोबारा देखते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में, क्योंकि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर भी एक प्रश्न पूछा गया था। क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत? देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसके बारे में हम देखें। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए हाइगेंस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने हमें क्या बताया कि प्रकाश जो होता है वो किसी भी स्रोत से तरंगों के रूप में गमन करता है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती है, ठीक है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं और ये तरंगे ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। ये तरंगे ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं और ये जो ईथर नाम का जो काल्पनिक माध्यम होता है यहीं पे ये हाइगेंस का सिद्धांत है, यहीं पे इसकी विफलता हो गई। ये नहीं बता पाए कि ऐसी कौन सी समस्या थी कि ये जो आपको सभी वास्तविक माध्यमों को छोड़कर एक काल्पनिक माध्यम लेना पड़ गया, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश जो तरंगों किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं और ये जो तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं और ये जो ईथर नाम का जो काल्पनिक माध्यम है, ईथर नाम का ये जो काल्पनिक माध्यम है इसमें तरंग संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। इसमें तरंग संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें तरंग संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण पाए जाते हैं और ये जो माध्यम होता है ये सर्वत्र उपस्थित होता है, हर जगह पर उपस्थित होता है
और ये जो इथर नाम का काल्पनिक माध्यम आपने लिया है, ये जो इथर नाम का काल्पनिक माध्यम आपने लिया है, ये जो इथर नाम का काल्पनिक माध्यम आपने लिया है, इसका घनत्व जो होता है वो तो कम होता है, घनत्व तो कम होता है और प्रत्यास्थता अधिक होती है, ठीक है ना, प्रत्यास्थता अधिक होती है। समझ गए आप मेरी बात को? तो हमने इसमें देखिए क्या बोला, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में हमने बोला कि किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और ये जो तरंगे हैं ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती है, ठीक है। और साथ में आपने बोल दिया कि ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं जो सर्वत्र उपस्थित होता है और इसमें तरंग संचरण के लिए आवश्यक सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और इस माध्यम का घनत्व तो कम होता है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। और इथर नाम के इस काल्पनिक माध्यम में गमनशील किसी तरंग की जो चाल है उसका व्यंजक ये होता है, चाल का व्यंजक होता है हमारे पास में माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता बट्टा माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व। तो यहां से अगर हम देखें तो V बराबर है माध्यम की प्रत्यास्थता को आपने E से दर्शा दिया और घनत्व को आपने स्मॉल d से दर्शा दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इथर नाम के काल्पनिक माध्यम में चाल का व्यंजक, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखें तरंगाग्र। तो तरंगाग्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो कुछ बिंदुओं के बारे में तरंगाग्र पे भी आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। तो क्या होता है तरंगाग्र, व्हाट इज वेव फ्रंट, इसके बारे में देखते हैं। तो यहां से अगर अपन देखें क्या होता है तरंगाग्र, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो देखिए तरंगाग्र क्या है इसके बारे में आपने बोला था कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। उन बिंदुओं के बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। तरंगाग्र के बारे में देखो, जैसे आपने एक पत्थर ले लिया, उस पत्थर को आपने किसी ठहरे हुए जल में डाल दिया, मतलब किसी शांत तालाब में आपने उस पत्थर को डाल दिया। तो उस तालाब में पत्थर को डालने से जहां पे वो पत्थर गिरेगा उसके चारों तरफ वृत्ताकार विक्षोभ उत्पन्न हो जाएंगे, वृत्ताकार विक्षोभ उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से वृत्ताकार विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वो पत्थर नीचे की तरफ जाता है और विक्षोभ ऊपर की तरफ जाता है, फिर विक्षोभ नीचे की तरफ जाएगा फिर विक्षोभ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, समझ गए ना आप मेरी बात को। और ये दूसरा विक्षोभ आ गया नीचे की तरफ, तीसरा विक्षोभ फिर से ऊपर की तरफ आ गया और चौथा फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या था, पत्थर था, ठीक है ना। तो अब देखो पहला जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, इस पहले विक्षोभ को उत्पन्न करने के लिए स्रोत क्या था, पत्थर था। पहले विक्षोभ को उत्पन्न करने के लिए स्रोत क्या था, पत्थर था। तो पत्थर नीचे गया और विक्षोभ ऊपर गया, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब पत्थर तो अंदर चला गया, पानी में डूब गया पत्थर तो, लेकिन विक्षोभ आगे तक चलते जा रहे हैं। तो वो विक्षोभ किससे उत्पन्न हो रहा है, अब आगे वाला ये जो विक्षोभ है किससे उत्पन्न हुआ है, इससे उत्पन्न हुआ है, इस वाले विक्षोभ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। मतलब इस वाले विक्षोभ के लिए स्रोत क्या है, ये, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये विक्षोभ जो इसको क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। इस पे प्रत्येक बिंदु जो होता है, इस तरंगाग्र पे जो प्रत्येक बिंदु होता है वो प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करता है। इस तरंगाग्र पे प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करता है। तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया तरंगाग्र, है ना। पहले तो ये स्रोत था पत्थर। अब इस तरंगाग्र जो है इसको प्राथमिक तरंगाग्र बोलते हो। ये जो प्राथमिक तरंगाग्र है इसका प्रत्येक बिंदु जो है ना वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इस प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु विचलन के नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है और ये नए तरंगाग्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हालांकि सीधे तरंगाग्र उत्पन्न नहीं होते, तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। वो क्या होती है इसके मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा आपको। हालांकि इनका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है और ये जो नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। और आप ये बोल सकते हो कि अगर तरंगाग्र के किसी बिंदु पर हम लंब खींचते हैं, तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है, उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो तरंगाग्र में हमने क्या बोला था, तरंगाग्र जो होता है उसमें हमने क्या बोला कि उसमें हमने बोला समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। और ये जो तरंगाग्र है ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। और तरंगाग्र जो होता है ये इनका जो प्रत्येक बिंदु है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु विचलन के एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना।
तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु विचलन के एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, और ये जो नया स्रोत है, जो इसका जो तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो विचलन के एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, और ये आगे दूसरे विचलन उत्पन्न करेगा, दूसरे विक्षोभ उत्पन्न करेगा। ये द्वितीयक तरंगाग्र आ गया, ठीक है ना। अब ये स्रोत बन जाएगा इस वाले तरंगाग्र के लिए, तृतीयक तरंगाग्र आ जाएगा, और फिर ये स्रोत बन जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। मतलब आपने यहाँ पे बोला कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है, और वो भी आगे विचलन बताता है, ठीक है ना। और साथ में आपने बोल दिया कि तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है, उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। देखिए ये तो कुछ बिंदु थे तरंगाग्र के बारे में, अब कुछ निश्चित तरंगाग्र हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ निश्चित तरंगाग्रों के बारे में हम चर्चा करें, अगर क्या होते हैं कुछ निश्चित तरंगाग्र, अगर हम देखें क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा पहले हमने ले रखा है स्रोत जो कैसा है, बिंदुवत स्रोत है, बिंदु आकार का स्रोत है, ठीक है। और बिंदुवत स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होते हैं वो संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं तरंगाग्र, कैसे होंगे, संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों के रूप में होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से हो गया हमारे पास में, ठीक है। बिंदुवत स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों के रूप में होता है। अब संकेंद्रीय वृत्ताकार पथ है तो इस बिंदुवत स्रोत के लिए एक विशेषता और होती है तरंगाग्र की, ये यहाँ पे स्रोत है, इसके केंद्र पर स्रोत होता है, और इस स्रोत से इस तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर होता है प्रत्येक बिंदु, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि बिंदुवत स्रोत के लिए आप ये कह सकते हैं कि समदूरस्थ बिंदु होते हैं और ये समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को आप। मतलब बिंदुवत स्रोत के लिए आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हो कि स्रोत से समदूरस्थ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुवत क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। कौन से बिंदुओं के लिए, कौन से स्रोत के लिए, बिंदुवत स्रोत के लिए, जो कि कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों के रूप में होता है, ठीक है ना। दूसरा आप देखिए रेखीय स्रोत होता अगर, तो देखिए जैसे रेखीय स्रोत होता तो उस कंडीशन में क्या होता, देखिए रेखीय स्रोत के लिए अगर हम चर्चा करें आगे, जैसे ये हमारे पास में हो गया रेखीय स्रोत होता तो उसके लिए हमें जो तरंगाग्र मिलता है वो बेलनाकार मिल जाता, बेलनाकार तरंगाग्र हमें प्राप्त होता। ये रेखीय स्रोत है और इसके लिए जो हमें तरंगाग्र मिला है ये कैसा मिला है, बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है ना। ठीक है। और तीसरी स्थिति में आपने बोल दिया कि यदि अनंत दूरी पर आपने रख रखा है, अनंत दूरी पर हमने बिंदुवत स्रोत ले रखा है, बिंदुवत स्रोत आपने ले रखा है, या फिर रेखीय स्रोत, रेखीय या फिर बिंदु स्रोत, दोनों में से किसी को भी ले लो आप तक, लेकिन वो अनंत दूरी पर होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो तरंगाग्र होते हैं वो समांतर समतलों के रूप में होते हैं। किसके रूप में, समांतर समतलों के रूप में होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होते हैं वो, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए जैसे ये हमारे पास में एक कोई समतल है और इसके समांतर आपको कोई दूसरा समतल लेना है, ठीक है ना। ये समांतर समतलों के रूप में हो गया, इससे चलने वाले तरंगाग्र इस प्रकार के आ जाएंगे, ठीक है ना।
मतलब आपने तीन प्रकार के तरंगाग्र बोल दिए, तीन निश्चित आकृति के तरंगाग्र आपने बोले हैं। पहला हमने बोला था बिंदुवत स्रोत के लिए तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय संकेंद्रीय वर्ताकार पथों के रूप में होता है तरंगाग्र। और दूसरा हमने बोला रेखीय स्रोत, तो रेखीय स्रोत के लिए तरंगाग्र कैसा होता है, समांतर बेलनाकार आकृति का होता है। और अगर बिंदुवत स्रोत या फिर रेखीय स्रोत अनंत दूरी पर रखे जाएंगे तो जो तरंगाग्र है वो कैसा होगा, समांतर समतलों के रूप में होगा। ठीक है ना, तो तरंगाग्र कैसा होगा, समांतर समतलों के रूप में पाया जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? देखते हैं, हम आगे देखते हैं, देखिए करते हैं प्रयास। अब महत्वपूर्ण एक बिंदु हमें देखना है और वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अगर हम देखें क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए, हाइगेंस ने हमें बोला था कि जो स्रोत होता है उससे प्रकाश जो तरंगाग्रों के रूप में चलता है। हाइगेंस के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में चलता है और ये तरंगाग्र सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। ठीक है ना, ये जो स्रोत है ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। ठीक है ना, तो हाइगेंस के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश, इसमें दो बिंदु थे। हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत है इसमें दो बिंदु है। पहला बिंदु देखिए हमें क्या बोलता है। पहले बिंदु के अनुसार हाइगेंस जो स्रोत है वो किसी प्रकाश, जो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किसी स्रोत से तरंगाग्रों के रूप में चलता है और ये जो तरंगाग्र है इन्हें प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। इन प्राथमिक तरंगाग्रों का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है जिनसे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं इन पे खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है, द्वितीयक तरंगाग्र को दर्शाती है। ठीक है ना, इनसे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है और इन पे खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। और दूसरा बिंदु हमें बोलता है कि ये जो तरंगाग्र चलते हैं किसी स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। ठीक है ना, दूसरा बिंदु हमें क्या बोलता है, तरंगाग्र किसी स्रोत से तरंगाग्र प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। ठीक है ना, और इनके किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर संचरण की दिशा को दर्शाता है, तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाता है। तो देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत आपने पढ़ा था उसमें दो बिंदु आपने बोले। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हमने दो बिंदु कहे हैं और इसमें पहला बिंदु हमारे पास में क्या है, पहला बिंदु था हमारे पास में किसी स्रोत से प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में गमन करता है और इसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन विक्षोभ की भांति व्यवहार करता है, नवीन विक्षोभ के एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है और विक्षोभ के एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है और इस स्रोत से सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, उत्सर्जित होती हैं और इन द्वितीयक तरंगिकाओं पे अगर हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसको हम लोग द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो तरंगाग्र चलते हैं किसी स्रोत से, दूसरा बिंदु बता रहा हूँ, ये जो किसी स्रोत से तरंगाग्र चलते हैं ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं और इनके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, उस इन्हें अभिलंब खींचते हैं तो तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। मतलब ये तरंगाग्र सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं और इनके किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब किसको दर्शाता है, तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। जैसे देखो मैं आपको चित्र से बता दूं, जैसे ये हमारे पास में स्रोत S, ठीक है, अभी हमारे पास में कोई स्रोत है S और ये जो स्रोत है S ये कैसा स्रोत है, बिंदुवत स्रोत है।
बिंदुवत स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होते हैं वो कैसे होते हैं, संकेंद्रीय समतलों के रूप में होते हैं। तो हम पूरे तरंगाग्र को नहीं देख रहे, मान लीजिए हम एक छोटे से इसके फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास में हो गया एक तरंगाग्र, ठीक है ना। और इस दिशा में इस पे अगर आप अभिलंब खींचोगे तो तरंग संचरण की दिशा ये हो गई, ठीक है। अब आपने ये कहा था कि इस तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु को आपने एक नवीन स्रोत की भांति ले लिया, तो ये एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है। अब यहां से अगर अपन देखें और इस स्रोत से सभी दिशाओं में क्या निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं इनके किसी बिंदु पर अगर हम लोग, ये हमारे पास में जैसे तरंगाग्र था, प्राथमिक तरंगाग्र AB, ठीक है। और इस पे ये आपने एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींच दी, ठीक है। और ये उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा हो गई A' B'। ये जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है A' B', इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र बोलेंगे, ठीक है ना। A' B' को हमने क्या बोल दिया, द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट। हालांकि इसमें देखो पीछे भी एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। हालांकि हाइगेंस के सिद्धांत में तो आगे वाली स्पर्शरेखा को ही बताया था, लेकिन इसके पीछे भी तो खींची जा सकती है कि स्पर्शरेखा। तो ये स्पर्शरेखा A' B' भी बनती है। और हाइगेंस ने मतलब एक पश्च तरंगाग्र भी बनता है। हालांकि इसमें एक पश्च तरंगाग्र भी बनता है, लेकिन हाइगेंस ने इसको अनुपस्थित माना था। हाइगेंस ने माना था कि द्वितीयक तरंगाग्र, ये जो पश्च तरंगाग्र है नहीं बनता, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर ये स्रोत अनंत दूरी पर होता, अनंत दूरी से आ रहे होते अगर ये तरंगाग्र, तो ये समतल प्रतीत होते आपको। तो इस प्रकार से समतल तरंगाग्र दिखाई देता आपको AB, ठीक है। और इसका प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता। देखो अब देखो इनका जो प्रत्येक बिंदु है एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता। और इस स्थिति में इन पे आपने ये उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींच दी। और ये जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, इस उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा को आपने द्वितीयक तरंगाग्र का नाम दे दिया A' B', ठीक है ना। हालांकि ये जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ये पीछे की ओर भी आ सकती थी, लेकिन हाइगेंस ने इन पश्च तरंगाग्रों को अनुपस्थित माना था। अब ये क्यों माना था, यही इनकी कमी थी। तो ये तो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मतलब आपने बोला कि किसी स्रोत से प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में चलेगा, और ये जो तरंगाग्र है इनका प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। और ये जो नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है प्रत्येक बिंदु, इनसे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी और इन पे खींची गई स्पर्शरेखा को द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। और दूसरा बिंदु ये था कि ये जो तरंगाग्र चलते हैं सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं, और इनके किसी बिंदु पर खींचा गया विलंब उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। अब इसकी कमी देख लो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की कुछ कमियां देख लो। इसकी एक तो कमी हो गई कि ये जो हाइगेंस है, हाइगेंस ने द्वितीयक जो पश्च तरंगाग्र हैं उनको अनुपस्थित माना था, ठीक है ना। हाइगेंस ने ये मान लिया था कि पश्च तरंगाग्रों की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। हाइगेंस ने माना कि पश्च तरंगाग्रों की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मतलब ये पश्च तरंगाग्रों की अनुपस्थिति को समझा नहीं पाए, जबकि वास्तव में बनते हैं, पश्च तरंगाग्र भी बनते हैं, अनुपस्थित नहीं होते। और दूसरी इसकी कमी ये थी कि प्रकाश के ऋज्जु रेखीय संचरण को नहीं बता पाया। ये तरंगाग्रों के रूप में तो गमन को बता रहा था, लेकिन प्रकाश का जो ऋज्जु रेखीय संचरण है, ऋज्जु रेखीय जो संचरण है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको ये समझा नहीं पाया, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसकी कुछ कमियां। अब इससे आगे की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।